Hi guys, how are you? कैसे हैं आप लोग? Hope so you all are good and fine. So guys, we were doing amendment series for the students appearing in May 2021 and June 2021. And if you remember, तो हम लोग already 5 classes upload कर चुके हैं and today is my 6th class. आज की क्लास को ब्रीफ करने से पहले कि हम क्या पढ़ेंगे, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि मैंने अमेंडमेंट सीरीज़ एग्ज़ाम से 2 महीने पहले डाली है। जिन लोगों ने मेरी क्लासेस पहले भी देखी हैं दे नो कि मैं अमेंडमेंट सीरीज़ अक्सर नियर टू एग्ज़ाम डालता हूँ, ठीक है। बट पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना इसको पहले डाल दिया जाए सो दैट आप इन क्लासेस को 2 बार, कम से कम 2 बार देख के जाओ, ताकि अगर पेपर अमेंडमेंट से पूछा गया तो फिर आपको वो बहुत इजी लगेगा, ठीक है। बट ट्रस्ट मी, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अभी बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो इन अमेंडमेंट क्लासेस को लेकर। शायद इसीलिए जब भी कोई क्लास में मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछता हूँ तो बहुत कुछ फ्यू स्टूडेंट्स आर देयर जो उसको आंसर करते हैं और बाकियों को तो पता ही नहीं होता कि हमें कुछ लिखना भी है या नहीं, वो अपने एटीट्यूड में ही चलते रहते हैं। तो बेटा, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये सारी क्लासेस जो भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, दिस इज़ फॉर योर बेनिफिट। बट वो बेनिफिट हमें कब मिलेगा? जब हम उन क्लासेस को थॉरली कम से कम 2 बार देख के जाएं, जो क्वेश्चन मैं क्लास में पूछता हूँ उसको आंसर करें, ठीक है। तब जाके आपको लगेगा कि यस, अब इसमें से कुछ भी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आई एम एबल टू आंसर दैट, ठीक है जी। ठीक है सर, चलिए। तो आज की क्लास में अब हम क्या पढ़ेंगे, तो पहले पुरानी क्लास में आपको याद करा देता हूँ। पुरानी क्लास में यानी कि 5th क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था टैक्स रेट्स फॉर इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, जिन पे स्लैब रेट्स लगते थे। उसका सरचार्ज भी पढ़ा दिया था मैंने आपको, और उससे रिलेटेड मैंने आपको HEC, रिबेट सब पढ़ा दिया था। इसके अलावा हमने एक नया सेक्शन भी पढ़ा था, सेक्शन 115 BAC, जिसमें हमने मल्टीपल स्लैब रेट्स के बारे में स्टडी करा था। और मैंने आपको बताया भी था कि वो मल्टीपल स्लैब रेट्स लेने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, और उन कंडीशंस को अगर आपने ध्यान से समझा हो तो इंडिविजुअल और HUF को कुछ डिडक्शंस और कुछ एग्जाम्पशंस को फॉरगो करना होता था, राइट। और मैंने ये भी कहा था कि हम नेक्स्ट क्लास यानी कि आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जितने भी हमारे रिमेनिंग पर्सन रह गए हैं, लाइक कंपनी हो गया, AOP BOI तो हो गया था, सॉरी, कंपनी हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, फर्म और LLP, इन सब के टैक्स रेट्स को आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसमें भी कुछ माइनर चेंजेस हैं, तो मैं चाहता हूं कि इस क्लास को आप बिल्कुल एंड तक अच्छे से देखिए, और उसके बाद आपका टैक्स रेट से रिलेटेड जो भी चेंजेस थे वो आपके खत्म हो जाएंगे, ठीक है जी। ठीक है सर, चलिए। तो अब इसको स्टार्ट कैसे करना है हमें, तो पहले मैं वो बता रहा हूं जिसमें चेंज नहीं है, यानी कि जो आपने जैसे पढ़ा था वो वैसे ही आपने अप्लाई करना है, ठीक है। ठीक है सर, तो सबसे पहले आप मार्क करेंगे फॉरेन कंपनीज का। फॉरेन कंपनीज का आपने जैसे भी पढ़ा था, लाइक टैक्स रेट आपने 40% पढ़ा था, अभी भी 40 है। सरचार्ज अगर इनकी टोटल इनकम 1 करोड़ एक्सीड कर जाती है अप टू 10 करोड़ 2%, और अगर 10 करोड़ एक्सीड कर जाए तो 5%, और HEC कितना था 4%, ठीक है सर। फर्म LLPs बिल्कुल सेम है, 30, 12, इनका तो 12 ही रहता है, आपको मालूम ही है। लोकल अथॉरिटीज टैक्स रेट 30, सरचार्ज 12, HEC 4, यानी कि इनमें कोई चेंजेस नहीं है। अब बेसिकली जो हमें चेंज पढ़ना है, एक तो हमें पढ़ना है डोमेस्टिक कंपनीज के लिए और एक हमें पढ़ना है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए, बस। अगर मैं आपको डोमेस्टिक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी इन दोनों का मैं आपको पढ़ा दूंगा तो मेरा पूरा का पूरा टैक्स रेट फुल्ली अमेंड हो जाएगा एज पर FA 2020। और चेंजेस कुछ ज़्यादा नहीं है बेटा, बहुत इजी चेंज है, मज़ा आएगा आपको समझने में, और आपको ऐसा लगेगा कि यस, अब हमारा पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ गया है, ठीक है। तो चलिए, मैं एक चार्ट बना के देता हूँ आपको, ठीक है। उसी चार्ट के अंदर ही मैं पहले आपको एक विजन दे देता हूँ कि आपने
टैक्स रेट रिटेन कैसे करने हैं, ठीक है। तो लिखिए डोमेस्टिक कंपनीज, डोमेस्टिक कंपनीज, ठीक है। और इनके लिए आप सीधा सीधा लिखिए दो टैक्स रेट्स, एक 30% और एक 25%, ठीक है ना, सिंपल, एक 30% और एक 25%, ठीक है। 25% किन के लिए होगा? अगर टोटल टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स डू नॉट एक्सीड 400 करोड़ रुपए ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 18-19, यानी कि अगर किसी भी डोमेस्टिक कंपनी की टोटल टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स 400 करोड़ क्रॉस नहीं करती हैं, 400 करोड़ क्रॉस नहीं करती हैं फॉर द प्रीवियस ईयर 18-19, तो उनके लिए 25% है, अदरवाइज 30% है। लो जी, सिंपल है बिल्कुल। तो ये हमने नॉर्मल, अगर कोई मुझसे चलते फिरते पूछेगा तो मैं यही बोलूंगा, ठीक है ना, बस इतना ही बोलूंगा, ठीक है। ये वो डोमेस्टिक कंपनी है जो एलिजिबल है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस, ठीक है जी। ये वो डोमेस्टिक कंपनी है जो एलिजिबल है ऑल टाइप्स ऑफ डिडक्शंस एंड ऑल टाइप्स ऑफ एग्जम्पशंस, सिंपल। तो अगर कोई भी डोमेस्टिक कंपनी सभी तरह की डिडक्शन और एग्जम्पशन क्लेम करना चाहती है तो उस पर दो ही रेट्स होंगे, 30 या 25, ठीक है। जहां तक बात है सरचार्ज की, आप लिख लीजिए, अगर टर्नओवर जो है अप टू 1 CR है तो देयर इज नो सरचार्ज, ये आपने पहले भी ऐसे ही पढ़ा था, ठीक है। और अगर इन केस इनकी टर्नओवर जो है वो 1 करोड़ एक्सीड करती है अप टू 10 करोड़ रुपए, तो इनके ऊपर सरचार्ज का रेट आप लोगों ने पढ़ा था 7%। और अगर इनकी टोटल टर्नओवर 10 करोड़ एक्सीड करेगी तो इनके सरचार्ज का रेट 12% और इस पर HEC लगेगा 4%। मेरे ख्याल से यही पढ़ा था आप सबने, एज इट इज मैंने लिखवा दिया, ठीक है। मेरे ख्याल से जिन्होंने पहले पढ़ा होगा उन्होंने यहाँ पे 18-19 ना पढ़कर 17-18 पढ़ा होगा, है ना, बस यही हो सकता है। तो इसको आप 18-19 कर लीजिएगा, ठीक है ना। 17-18 था पहले, अब ये चेंज होकर 18-19 हो गया। लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ क्या है। कई बार बच्चा कहता है सर एक बात समझ नहीं आई, मैंने कहा बोलो। कह रहे सर 20-21 प्रीवियस ईयर के लिए हमें टर्नओवर 19-20 की क्यों नहीं बोलते, 18-19 की क्यों बोलते हैं? सिंपल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये तो। भाई 20-21 में, प्रीवियस ईयर 2021 में इसका टैक्स रेट 25 होगा, उसके लिए टर्नओवर हमें देखनी है 19-20 की नहीं, 18-19 की। तो रीजन क्या था इसका? बहुत सिंपल सा रीजन था। देखिए इधर, देखिए ये हमें बताया गया था थ्रू फाइनेंस बिल 2020, ठीक है ना। अब आप सोचना ये कब आया होगा? 1 फरवरी 2020 में आया होगा, ठीक है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये ईयर 1920 चल रहा था? हाँ। तो 1920 अगर कंप्लीट नहीं हुआ था तो क्या लोग इस बचे हुए 2 महीने में क्या अपनी टर्नओवर को मैन्युपुलेट कर सकते थे? हाँ। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हम 18-19 की जो ऑडिटेड बैलेंस शीट में जो टर्नओवर आ रही होंगी या ऑडिटेड इनकम स्टेटमेंट में जो टर्नओवर आ रही होगी उसके बेसिस पर आपका रेट क्या करेंगे? 25%। क्लियर है नहीं? तो इस लॉजिक से इन्होंने 18-19 उठाया, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। अब आ जाते हैं स्पेशल स्कीम्स या स्पेशल टैक्स रेट्स फॉर डोमेस्टिक कंपनीज, ठीक है जी। स्पेशल टैक्स रेट्स फॉर द डोमेस्टिक कंपनीज। अब गवर्नमेंट ने ना पहले शुरुआत में ना एक सेक्शन इंट्रोड्यूस करा था 115 BA, ठीक है, डोमेस्टिक कंपनीज पर। और
ये कुछ ऐसी कंपनीज थी जिन्हें इनकॉर्पोरेट होना था 1 अप्रैल 2016 से और मस्ट बी एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। तो गवर्नमेंट ने इनको कहा था कि हम आपका टैक्स रेट जो है ना 25% कर देंगे। बट 115 BA ना हमें पढ़ना ही नहीं है बेटा, ध्यान रखना। क्यों नहीं पढ़ना, उसका रीजन अभी आपको आगे समझ आ जाएगा। गवर्नमेंट ने ना क्या करा, 2 नए सेक्शंस को इंट्रोड्यूस करा। लिख लीजिए, मैं 115 BA ना आपको बहुत जगह दिखेगा, ठीक है, बट मैं आपको कह रहा हूं कि आप मत पढ़िएगा, ठीक है, मैं आपको खुद कह रहा हूं कि आप मत पढ़िएगा। रीजन, 115 BA अब रिडंडेंट हो चुका है जब से 2 नए सेक्शंस आए हैं जिनको हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो 115 BA को मैं यहां पर मान के चलता हूं कि ये एक रिडंडेंट सेक्शन है, दिखेगा जरूर आपको, लेकिन अगर हाँ एग्जीक्यूटिव का कोई बच्चा हो जिसको MCQ में पूछ लिया जाए तो बस उसके लिए बस इतना ही है कि 115 BA सेक्शन के अंदर टैक्स रेट 25% होगा। बस आपको अंदर नहीं घुसना क्योंकि अब वो रिडंडेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। ठीक है सर, तो हमें जो स्पेशल टैक्स रेट्स पढ़ने हैं ना, उसके लिए हमें 2 सेक्शंस पढ़ने हैं अब, 115 BAA और सेक्शन 115 BAB, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया कि आप ये कहना चाह रहे हो कि BA नहीं पढ़ना। हाँ मैं बोल रहा हूं, उसका रीजन बता देता हूं, क्योंकि BA में जो कंडीशंस थी सेम कंडीशंस BAA में है और वहां टैक्स रेट 25 था और यहां 22 है। तो आप मुझे बताओ, BA की कंडीशंस और BAA की कंडीशंस अगर सेम है तो गेट द बेनिफिट ऑफ रिड्यूस्ड टैक्स रेट, वहां 25 था और यहां 22 था, तो लोग BA में जाएंगे या BAA में आएंगे? BAA में आएंगे। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, BA है नहीं है हमें कोई लेना देना नहीं है। बट मैंने बार बार बोला, आज अगर मेरा क्लाइंट मुझसे पूछेगा तो मैं डेफिनेटली उसको BA सजेस्ट भी नहीं करूंगा, मैं उसको सजेस्ट कौन सा करूंगा? BAA, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपने। या फिर मैं उसको सजेस्ट करूंगा BAB। क्लियर है? ठीक है सर। अब यहां पर हमारा टैक्स रेट है 15%। अभी मैं बताऊंगा कि ये कौन सी डोमेस्टिक कंपनी है और ये कौन सी डोमेस्टिक कंपनी है। बट फिलहाल क्योंकि हम टैक्स रेट्स लर्न कर रहे हैं तो आपको लर्न कैसे करना है, अगर मैं ये ना बात करूं तो क्या मैं नॉर्मल बातें कर रहा हूं, और जब मैं नॉर्मल बातें कर रहा हूं तो आपको यही याद आना चाहिए 30 और 25, ठीक है। लेकिन मैंने कहा ये वो कंपनीज है जो सभी तरह के बेनिफिट्स को लेना चाह रही हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये कहा कि अगर कुछ एग्जम्पशंस और कुछ डिडक्शंस को आप गिव अप कर दो, आप कुछ एग्जम्पशंस और कुछ डिडक्शंस को गिव अप कर दो, तो हम आपका टैक्स रेट घटाकर इस सेक्शन में 22% और इस सेक्शन में कितना कर सकते हैं? 15%। लेकिन इन एनी केस सरचार्ज का रेट 10% होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ टोटल इनकम। ये ध्यान रखना है आपने, इररिस्पेक्टिव ऑफ टोटल इनकम। यानी कि जैसे वहां तो हम देखते थे 1 करोड़ से ऊपर है तभी हम सरचार्ज की बातें करते थे, यहां पर कुछ भी नहीं, सरचार्ज फ्लैट 10% दोनों ही केसेस में लगेगा, प्लस HEC लगेगा 4%, HEC लगेगा 4%। तो मैं रिपीट करूंगा, स्पेशल टैक्स रेट ऑन डोमेस्टिक कंपनीज, 2 सेक्शन, 115 BAA, 115 BAB। अब इसमें क्या है ये मैंने अभी नहीं बताया, सिर्फ मैं आपको रेट्स रिटेन करवा रहा हूं, 22, 10, 4, 15, 10, 4। बस अब हमें डिटेल में समझना है कि BAA में कौन एलिजिबल है और BAB में कौन एलिजिबल है। बस अगर मैंने ये बता दिया तो मेरे ये दोनों सेक्शंस खत्म, ठीक है। फिर हम लास्ट में फटाफट से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, आप मुझे जल्दी जल्दी बता देना कि हमें किस तरह से डिसाइड करना है कि कंपनी किस वाले टैक्स रेट पे फॉल करेगी। क्लियर है? ठीक है, तो आइए देखते हैं जरा। पहले BAA स्टडी करेंगे हम, सेक्शन BAA 115 BAA, ठीक है जी। बड़े आराम से समझना है, आई विल टेक जस्ट 2-3 मिनट्स। देखो ये सेक्शन कहता है कि ये सभी डोमेस्टिक कंपनीज के लिए था, चाहे वो न्यू हो
चाहे वो ओल्ड हो। इसका मतलब अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी पहले से खुली हुई है तो भी वो इस सेक्शन में आ सकती है, नंबर 1। ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2021 आप इसका बेनिफिट ले सकते थे। रेट 22% था, सरचार्ज 10 और एचएसी 4। मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, बस आपको करना क्या था, विदाउट प्रोविजनिंग ऑफ फॉलोइंग डिडक्शन एंड एग्जाम्पशन, बस आपको कुछ अपने डिडक्शन एग्जाम्पशंस को गिव अप करना था। देखिए मैं आपको ना बताता हूं, अगर आपने सेक्शन 115 बीएसी लास्ट क्लास वाला पढ़ा हो तो उसमें हमने इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए भी मल्टीपल स्लैब रेट्स लेकर आए थे और उनको कहा था कि कुछ एग्जाम्पशन डिडक्शन छोड़ दो। सेम हम यहाँ पे भी कह रहे हैं, हम कंपनीज को भी यही कह रहे हैं कि अपना टैक्स रेट आप रिड्यूस करा के 22 कर लो, कुछ एग्जाम्पशन डिडक्शन को आप छोड़ दो। ठीक है ना। और मजेदार बात क्या है कि वो एग्जाम्पशन डिडक्शन जो आपने वहां पढ़ी थी और जो यहां पढ़ेंगे ऑलमोस्ट आपको सेम लगेंगी, कुछ ऐसी होंगी जो आपको एक्स्ट्रा दिखेंगी। मैं रीजन देता हूं क्यों। देखिए जब हम इंडिविजुअल्स के लिए पढ़ रहे थे तो वहां पर सेक्शन 16 वर्ड आया था, सेक्शन 16 आया था क्यों, वहां पर हमने बोला था कि आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं लेना, बट वो तो सैलरीड क्लास होता है, कंपनी तो सेक्शन 16 में वैसे भी नहीं लेती तो उसका जिक्र ही नहीं होगा यहाँ पे। वहां पर हमने बात करी थी कि आपको सेक्शन 10 क्लॉज 13A यानी कि एचआरए का बेनिफिट छोड़ना पड़ेगा, यहां पर वो पॉइंट आएगा नहीं। वहां पे मैंने बोला था सेक्शन 10 क्लॉज 14 का बेनिफिट छोड़ना होगा। सर आप समझ रहे हैं ना सर, वहां पर अलाउंसेस परक्यूजिट्स वो तो इंडिविजुअल्स को मिलते हैं, तो इसीलिए वहां पे सेक्शन 115 बीएसी पढ़ाते समय जो लिस्ट मैंने बनवाई थी ना उसमें ज्यादा एग्जम्पशन और डिडक्शन को फॉरगो करना था। लेकिन अब जो मैं आपको लिस्ट पढ़ाऊंगा ना इसमें कम हमारे पास लिस्ट आएगी। ठीक है ना, रीजन आपको समझ आ रहा है ना, सैलरी वाली एग्जम्पशन डिडक्शन कंपनी पहले भी नहीं लेती थी तो उसको मना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर थोड़ी सी हमें कम पढ़नी है। हाँ, जो हमें पढ़ेंगे वो हम देखना काफी हद तक कॉमन पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि आप सेक्शन 10AA का बेनिफिट नहीं लेंगे। सर ये वहां पर भी हमने पढ़ा था, ओहो ये 132 नहीं है 32 है बेटा। सेक्शन 32(1)(2) है, यानी कि आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। डेप्रिसिएशन मिलेगा, एडिशनल डेप नहीं मिलेगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस नहीं मिलेगा, टी कॉफी रबर डेवलपमेंट अकाउंट में जो बेनिफिट मिलता था वो नहीं मिलेगा, साइट रेस्टोरेशन फंड का बेनिफिट नहीं मिलेगा, जो भी साइंटिफिक रिसर्च में आप डोनेशंस दे रहे हो उसका भी बेनिफिट हम आपसे ले लेंगे। स्पेसिफाइड बिजनेस अगर आपने स्टार्ट किया जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर का 100% रिडक्शन मिलता था वो भी आपको छोड़ना पड़ेगा। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट्स में जो हम आपको 35 सीसीसी में बेनिफिट देते थे वो भी छोड़ना पड़ेगा। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो हम आपको बेनिफिट देते थे सेक्शन 35 सीसीडी का वो भी बेनिफिट छोड़ना पड़ेगा। और हेडिंग सी ऑफ डिडक्शन, अब अगर आपको याद हो तो डिडक्शन के अंदर मैंने डिडक्शन का चैप्टर भी पूरा यूट्यूब पे डाला हुआ है, आप उसको देखिएगा, उसमें मैंने लिखवाया हुआ है हेडिंग ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है। ठीक है ना, तो हेडिंग सी से रिलेटेड इसको हम बोलते हैं इनकम रिलेटेड डिडक्शंस। ठीक है जी, वो भी आपको छोड़नी पड़ेंगी एक्सेप्ट 80JJAA एंड 80M, यानी कि अगर कोई कंपनी इस सेक्शन में आना चाहती है तो डिडक्शन जो भी हेडिंग सी में आएंगी 80IA, IB, IC वो सब छोड़नी पड़ेंगी। हाँ, 2 डिडक्शन आप ले सकते हो, कौन कौन सी, 80JJAA और 80M। अब 80M मैंने बहुत बार डिस्कस किया, इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड्स। जिन्होंने डिविडेंड की क्लास वाली अमेंडमेंट ले ली है उनको पता है 80M क्या है। ठीक है ना, तो 80M यानी कि इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड्स वाली जो डिडक्शन है वो मिल जाएगी। 80JJAA यानी कि एम्प्लॉइज से रिलेटेड जो बेनिफिट्स आपको मिलते थे अगर आप एडिशनल एम्प्लॉइज हायर करोगे तो वो भी मिल जाएगी। ठीक है ना, रेस्ट कोई भी हेडिंग सी वाली डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये लिस्ट है 10, याद कर लो। ये डिडक्शन, ये एग्जाम्पशन अगर आप छोड़ दो तो आपका टैक्स रेट घटकर कितना हो जाएगा, 22, विद फ्लैट सरचार्ज ऑफ 10%, विद HEC ऑफ 4%। क्लियर हो गया? ठीक है, अब ये अगर आप इस स्कीम में आना चाहते हो, क्योंकि ये स्पेशल स्कीम है, ऑप्शनल है, अगर आना है तो आपको
ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ आरओआई इंटीमेट करना पड़ेगा। इसका मतलब यू आर रिक्वायर्ड टू इंटीमेट ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ आरओआई। ठीक है सर। एक बारी ऑप्शन एक्सरसाइज हो गई, इट कैन नॉट बी विड्रॉन, याद रखना। मतलब आपने एक बारी बोल दिया कि मुझे इसमें आना है, तो फिर एवरी टाइम आप पर ये सेक्शन अप्लाई हो जाएगा और एवरी टाइम आपको ये सारे एग्जम्पशन डिडक्शंस छोड़ने हैं और आपको टैक्स रेट मात्र कितना देना है, 22%। ठीक है सर। इसके अलावा लॉ ने यह भी कहा कि जो मैंने ऊपर आपको डिडक्शन या एग्जम्पशंस नहीं दी, अगर उससे रिलेटेड कोई भी अनएब्जॉर्ब्ड या एक्यूमुलेटेड लॉसेस या अनएब्जॉर्ब्ड डेब्ट पड़ा हुआ है, तो वो भी हम आपको कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ नहीं करने देंगे। ठीक है ना। तो विदाउट सेट ऑफ ऑफ द लॉसेस या डेप्रिसिएशन फॉर एनी अर्लियर, अगर वो लॉस या डेप्रिसिएशन रेफर्ड टू एनी डिडक्शन विच इज रेफर्ड अबव। समझ आ गया सर? बहुत आसान है। जिन्होंने सेक्शन 115 बीएसी ले लिया उनको तो लग रहा है सर सेम ही है, बस थोड़ी सी इसमें लिस्ट छोटी है बल्कि। ठीक है ना। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो अगर मेरे को ये समझ आ गया है तो चलो मैं एंड में रिवाइज कराऊंगा। अब आ जाते हैं सेक्शन 115 बी ए बी पे। अब सेक्शन 115 बी ए बी किस पे लगेगा? ये भी डोमेस्टिक कंपनीज पर है। इसमें टैक्स रेट 15%, सरचार्ज 10%, एचईसी 4%। ये वो डोमेस्टिक कंपनीज हैं जो कि न्यू होनी चाहिए। याद रखना ये कौन सी है? न्यू। वहां पे था कोई भी, यहां पर न्यू कंपनी होनी चाहिए। तो यहां पर आप अंडरलाइन करेंगे न्यू कंपनी चाहिए मुझे। और वो भी कौन सी न्यू? जो एंगेज्ड हो किसमें? मैन्युफैक्चरिंग में। अब मुझे बताओ, अरुण सेतिया क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग है या एक सर्विस प्रोवाइडर है? सर्विस प्रोवाइडर। तो मेरे लिए 115 बी ए बी है ही नहीं। ठीक है। ठीक है सर। टैक्स रेट 15%, सरचार्ज 10, एचईसी 4। डोमेस्टिक कंपनी न्यू होनी चाहिए, तो वो इनकॉर्पोरेट कब होएगी? ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2019। शुड कमेंस मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी ऑन और आफ्टर दिस बट बिफोर दिस। मतलब कमेंसमेंट इस दिन प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो है वो उसकी कमेंस हो जानी चाहिए इस दिन या इसके बाद, लेकिन 31 मार्च 2023 से पहले आपको मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में आना पड़ेगा। ठीक है सर। इट शुड नॉट बी फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। अब देखिए कई लोग बड़े चालाक होते हैं। गवर्नमेंट ने बोला नई कंपनी चाहिए, अब कई लोग क्या करते हैं, अपनी ही कंपनी को स्प्लिट करके ये शो कर देते हैं कि ये न्यू कंपनी है, या फिर रिकंस्ट्रक्शन मतलब डीमर्ज कर देते हैं, या फिर कुछ इस तरह की अगर हरकतें करते हुए अगर आपने कोई नई कंपनी बनाई तो गवर्नमेंट कहती है वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 115 बी ए बी। मतलब सेक्शन 115 बी ए बी में आने के लिए क्या वो कंपनी पूरी तरह से न्यू होनी चाहिए, ना कि बाय फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप या रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है सर। अब वो ये कहते हैं कि डज नॉट यूज ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी। आप पुरानी प्लांट एंड मशीनरी यूज नहीं कर सकते। मतलब अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हैं तो आपको प्लांट एंड मशीनरी भी कौन सी यूज करनी है? न्यू वाली। फिर गवर्नमेंट ने थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया कि चलो कोई बात नहीं, अगर 20% ऑफ द टोटल वैल्यू अगर पुरानी होगी तो भी चलेगा। देखिए पहले तो गवर्नमेंट क्या चाहती है, सारी ही नहीं हो। फिर गवर्नमेंट ने थोड़ी सी रिलैक्सेशन क्या दी, अगर सारी न्यू नहीं है कोई बात नहीं, 20% ऑफ द टोटल वैल्यू तक ओल्ड चल सकती है, रेस्ट न्यू होनी चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है। डज नॉट यूज एनी बिल्डिंग। आप ऐसी कोई बिल्डिंग यूज नहीं करोगे जिसे पहले एज होटल या कन्वेंशन सेंटर यूज किया गया था, जिसका आप ऑलरेडी 80ID में डिडक्शन ले चुके हो। देखिए गवर्नमेंट ने ना अब 80ID नहीं बढ़ना, हमें चिंता मत करो। 80ID एक ऐसा बेनिफिट था जहां पर अगर आपने होटल या कन्वेंशन सेंटर्स खोले तो आपको वहां पर बेनिफिट मिल चुका था। तो अब गवर्नमेंट कह रही है कि क्योंकि उस बिल्डिंग से रिलेटेड आपको हम पहले ही बेनिफिट दे चुके हैं, तो मेक श्योर कि आप उस बिल्डिंग को यूज नहीं करेंगे जिसमें आपने होटल या कन्वेंशन सेंटर चलाया था और जिसका आप ऑलरेडी बेनिफिट ले चुके थे सेक्शन 80ID में। ठीक है जी। ठीक है सर। एंड वेरी इंपॉर्टेंट,
The total income of the company has been computed without claiming specified exemption and deduction which are given in section 115 BAA। मतलब BAA में 10 मैंने पढ़ाए थे अभी, वो सेम 10 के 10 आपको यहां पर भी छोड़ने पड़ेंगे। अच्छा सर लिस्ट पूरी सेम है? हाँ भैया पूरी सेम है, पूरी वर्ड बाय वर्ड सेम है। इसका मतलब 10 ऐसी डिडक्शन या एग्जाम्पशन जो आपने सेक्शन 115 BAA में छोड़ी थी, क्या वो आपको BAB में भी छोड़नी पड़ेंगी? तो सर फिर फर्क क्या है? सर फर्क समझ लेते हैं। फर्क यह है कि 115 BAA सब सारी तरह की कंपनीज के लिए था और 115 BAB ओनली फॉर न्यू कंपनीज था। वो भी न्यू कंपनीज कौन सी? जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगी और वो मैन्युफैक्चरिंग को कमेंस करेंगी ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2019 बट प्रायर टू 31 मार्च 2023। गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप इसमें प्लांट एंड मशीनरी पुरानी वाली इस्तेमाल ना करें, सिर्फ 20% तक पुरानी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस यूनिट को उस बिल्डिंग में ना रन करें जिसमें जो कि पहले होटल या कन्वेंशन सेंटर था, जिसका आप ऑलरेडी डिडक्शन ले चुके थे 80ID में, ठीक है ना। और जो भी डिडक्शन एग्जाम्पशंस 115 BAA में गिव अप की गई थी बाय द पर्सन, क्या वो यहां पर भी छोड़नी पड़ेंगी? वेरी गुड। और रेट ऑफ टैक्स आपका कितना हो जाएगा? घट के 15, सरचार्ज 10, HEC 4। रेस्ट ऑल कंडीशंस आर सेम। मतलब ऑप्शन को एक्सरसाइज करना है ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। वंस ऑप्शन एक्सरसाइज इट कैन नॉट बी विड्रॉन। ध्यान रखना, वंस ऑप्शन एक्सरसाइज इट कैन नॉट बी विड्रॉन। नहीं समझ आया? एक बार ही ऑप्शन एक्सरसाइज हो गई तो आप इसको विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। एंड एक और चीज ध्यान रखनी है, वो ये कि हमने एक वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मैं यहां मिस कर गया कि इन कंपनीज पर, कौन सी कंपनीज पर? जो सेक्शन 115 BAA में आएंगे या फिर 115 BAB में आएंगे, उन पर मैट प्रोविजंस नहीं लगेंगे। लिख लीजिए, लिख लीजिए, मैट प्रोविजंस not applicable for domestic companies जो कि सेक्शन 115 BAA या 115 BAB में अपने आप को लेकर आएंगे, उन पर मैट प्रोविजंस नहीं लगेंगे। इसका मतलब सर मैट के चैप्टर में भी ये बात लिखी गई है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है सर, फटाफट से इसको नोट करिए पहले। आई होप सो यहां तक बिल्कुल क्लियर है हमें। अच्छा, अब एक ना वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। कौन मुझे बताएगा कि सेक्शन 115 BAB किस पे लगता है? मैंने अभी बताया सर, उन डोमेस्टिक कंपनीज पे लगता है जो कि एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग्स, राइट। ध्यान से सुनिएगा, 115 BAB उन कंपनीज पे लगता है जो कि एंगेज्ड है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग्स। अब एक क्वेश्चन पूछा गया कि जो कंपनीज एंगेज्ड हैं इन द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या उन्हें ये बेनिफिट मिलेगा या नहीं? तो इन्होंने इसके लिए एक्सप्लेनेशन में क्लैरिफाई कर दिया, द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग शैल इंक्लूड बिजनेस ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये पेपर में आ सकता है। पेपर में क्या आएगा? XYZ लिमिटेड एंगेज्ड इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो ये जानना चाह रही है कि वेदर सेक्शन 115 BAB क्या उस पर एलिजिबल होगा या नहीं, एप्लीकेबल होगा या नहीं। आई एम वेरी श्योर मुझे आंसर देने की जरूरत नहीं है, आपको समझ आ गया है, ठीक है। बोलो बेटा, ठीक है सर। अब एक बात याद रखना कि मैंने 115 BAB में कहा रेस्ट प्रोविजन आर सेम एज BAA। मतलब सर ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ ROI, मैंने लिखा नहीं है क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है। फिर दूसरा मैंने आपको यह भी कहा कि कोई भी ऊपर जो डिडक्शन एग्जाम्पशन आपने छोड़ी है उससे रिलेटेड कोई भी लॉस या कोई भी डेप्रिसिएशन अगर कोई अनएब्सॉर्ब चल रही थी तो उसका सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड अब से अलाउड नहीं होगा। ये प्रोविजन यहां पर भी आपको ध्यान रखना है। और एक बार ऑप्शन एक्सरसाइज कर ली तो आप इसको, ये परमानेंट हो जाएगी, समझ आ रही है? हम इसको विड्रॉ नहीं कर सकते। क्लियर है? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। चलिए
अब चलते हैं 115 BAD कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है जी, जब ये करा दूंगा मैं, उसके बाद फटाफट से मैं आपको एक छोटा सा चार्ट दिखाऊंगा, आपको लगेगा सर मजा आ गया, कुछ भी नहीं था सर, हमें सारे 115 वाली सीरीज अच्छे से समझ आ गई है। ठीक है ना। अब 115 BAD पढ़ने से पहले इधर देखेंगे जरा, इधर देखेंगे जरा सारे। अगर कोई आपसे पूछे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की टैक्स रेट्स क्या हैं, तो आई एम वेरी श्योर आपको याद होगा कि पहले 10,000 रुपये पे 10% लगता है, फिर नेक्स्ट 10 पे 20% लगता है, और उसके बाद जितना भी होगा 30% लगता है। तो मैं तो यही मान के चलता हूं कि इनका टैक्स रेट 30 ही है, मैं तो ये मान के चलता हूं, क्योंकि सर 30,000 तो इमीडिएटली क्रॉस हो जाता होगा ना, तो क्या इन पे टैक्स रेट 30% ही लगता है? 10-20 तो नाम का ही है। यस। सरचार्ज कितना है? 12। HEC कितना है? 4%। और सरचार्ज कब लगता है? जब टोटल इनकम एक्सीड्स 1 करोड़। ऐसा ही आप लोगों ने पढ़ा था पहले, तो ये आज भी है। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मैं रिपीट करूंगा, रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए सेक्शन 115 BAD लाया गया। सर क्या ये रहेगा? हाँ भैया, ये तो है अभी भी। ये वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो सारी डिडक्शन, सारी एग्जम्पशन लेना चाहती हैं। अगर आप कुछ डिडक्शन, कुछ एग्जम्पशन छोड़ दो, और अगर आप रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, तो आपका टैक्स रेट 22% हो जाएगा। ये BAD में लिखा हुआ है। अच्छा सर, यार मेरे को जो समझ आ रहा है ना, जो आप कराना चाह रहे हो, वो ये पढ़ाना चाह रहे हो कि पुराने टैक्स रेट में गवर्नमेंट ने कोई बदलाव नहीं करा, बस गवर्नमेंट सेक्शन 115 BAA, BAB, BAC, BAD की एक सीरीज लेकर आ गई है, जहां पर वो हर बार डिडक्शन एग्जम्पशंस को छीन कर क्या हमें थोड़ा सा लो टैक्स का लालच दे रही है। यस, ये हुआ इस बार, ये हुआ इस बार। इसका मतलब टैक्स रेट जो फाइनेंस एक्ट 2019 में पढ़ाए गए थे, क्या फाइनेंस एक्ट 2020 में सेम थे? यस सर, बिल्कुल सेम थे। बस एक पैरेलल सीरीज बना दी गई, और वो सीरीज को ऑप्शनल कर दिया गया कि अगर कंपनीज चाहें तो यहां आ जाएं, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी चाहे तो यहां आ जाए, अगर इंडिविजुअल HUF चाहे तो यहां आ जाए। और यहां पर क्या था? लो रेट्स थे, लेकिन क्या एग्जम्पशन डिडक्शन छोड़नी थी। सिंपल। अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो सर ये तो बहुत आसान हो गया। क्या पुराने वाले स्लैब रेट, टैक्स रेट सब सेम है? हाँ, सिर्फ यहां पर हमें जो नई सीरीज आई है वो पढ़नी है बस। क्लियर हो गया या नहीं? अब मेरे ख्याल से समझ आ गया सबको। हाँ सर, अब बिल्कुल क्लियर हो गया। तो अब बताओ सर, BAD में क्या करना है? सर अब हमें बिना पढ़े समझ आ गया, अब क्या बोलने वाले हो? बिल्कुल जो आपको समझ आया मैं वही बोलूंगा। देखो कैसे। कोऑपरेटिव सोसाइटी रेजिडेंट इन इंडिया, ठीक है, रेलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर 21-22, स्कीम ऑप्शनल है, रेट 22%, सरचार्ज 10, HEC 4, विदाउट प्रोविजनिंग। आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा। अब देखो जब मैं छोड़वाऊंगा तो देखो सारे सेम ही हैं। 10AA वहां पे भी था, यस, ये 1 नहीं है बेटा। 32(1)(2)A वहां पे भी था, 32AD वहां पे भी था, 33AB था, ABA था, 35(1)(2)(2A), 13 वहां पर, 35(2)AB भी था, जो कि यहां नहीं है, यहां नहीं है, क्योंकि 2AB एक्चुअली में लगता ही कंपनीज पे था, इसीलिए वो वहां पे था। कोऑपरेटिव सोसाइटी को बेनिफिट मिलता भी नहीं था, तो इसलिए यहां पे है भी नहीं। ठीक है ना? ठीक है सर। इसके अलावा 35AD वहां पे भी था, CCC वहां पे भी था, CCD नहीं है यहां पे। क्यों नहीं है? लॉजिक है। CCD मिलता ही किसको था? कंपनीज को। स्किल डेवलपमेंट का बेनिफिट मिलता किसको था? कंपनीज को। तो वो इसीलिए वहां पर लिखा गया। कोऑपरेटिव सोसाइटी को मिलता ही नहीं था, तो ये बोल नहीं सकता कि छोड़ दो। कम ऑन यार, समझ आ रही है कुछ? सर लिस्ट पूरी सेम है। हेडिंग C, एक्सेप्ट 80JJAA। सर वहां पे तो 80M भी लिखा था आपने। हाँ, 80M का मीनिंग क्या? इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड। कंपनी को डिविडेंड मिला किसी दूसरी कंपनी से। सर ये तो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, तो 80M का बेनिफिट इसको मिलता ही नहीं। ओ माय गॉड सर, क्या रीजन समझाया आपने। वेरी गुड, मजा आ गया। क्या मजा आया बताओ? सर मजा आ गया, बस आप छोड़ो, मजा आ गया। सर 35 CCD यहाँ पे नहीं लिखा, रीजन क्योंकि वो मिलता ही कंपनीज को था, तो यहाँ पे क्यों करेगा, है ना? क्योंकि ये तो हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? कोऑपरेटिव। अच्छा सर एक बात और, फिर इंडिविजुअल में भी नहीं होगा? चेक कर लेना, नहीं है। इंडिविजुअल में भी 35 CCD नहीं है, पता? बिल्कुल।
ATM यहां नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि वो इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड है। हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो, तो प्लीज ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ओके फाइन। इनको भी ऑप्शन अवेल करने के लिए रिटर्न से पहले बताना होगा, एक बार ही कर लिया तो विड्रॉ नहीं हो सकती। इनको भी उन डिडक्शन से रिलेटेड लॉसेस को सेट ऑफ नहीं करने दिया जाएगा। सर पूरा ही सेम है, कॉपी पेस्टेड। लो जी, लो जी, मजा आ गया सर, मजा आ गया। तो क्रक्स मैं समझाने जा रहा हूं, क्रक्स मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। क्रक्स नोट कर लीजिए, 5वीं और 6ठी क्लास का, यानी कि 5th और 6th क्लास का क्रक्स। देखो, टैक्स रेट्स सेम है जो FA 2019 में थे, वो ही FA 2020 में है, सबके लिए, ठीक है। बस आप कह सकते हो कि एक ऑल्टरनेट स्कीम लाई गई है, और ये ऑल्टरनेट स्कीम आप कब लोगे? जब आप फॉरगो करोगे अपनी कुछ डिडक्शंस और एग्जम्पशंस को। और ये स्कीम सेक्शन 115 BAA, 115 BAB, 115 BAC, 115 BAD, क्या ऐसे ही हमने पढ़ा है? बिल्कुल। यहां अगर आप आओगे तो 22, यहां पर आओगे तो 15, यहां पर स्लैब रेट्स, और यहां पर आप आओगे तो आपको 22 देना पड़ेगा, ठीक है ना। ये दोनों डोमेस्टिक कंपनीज हैं, ये इंडिविजुअल HUF है, और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है जी। लेकिन ये कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सी है? रेजिडेंट, ठीक है। इन पे सरचार्ज 10% आना ही आना है, इस पे भी सरचार्ज 10% आना ही आना है, इस पे 4% HEC, इस पे 4% HEC, ठीक है। सबको कुछ ना कुछ डिडक्शंस छोड़नी पड़ेंगी, ये ध्यान रखना। अगर आप इसमें आ गए तो मैट प्रोविजंस आप पर नॉट एप्लीकेबल, और अगर आप इसमें आ गए तो AMT प्रोविजंस नॉट एप्लीकेबल, ये ध्यान रखना आप। क्योंकि मैट सिर्फ किस पे लगता है? कंपनीज पे। तो सेक्शन 115 JB में इनके बारे में जिक्र किया गया, और सेक्शन 115 JC में क्या इनके बारे में जिक्र किया गया? यस। तो अब आपको लोग कहेंगे कि AMT के चैप्टर में अमेंडमेंट आई है, तो वो मैंने कवर कर दी। बताओ क्या अमेंडमेंट आई है? कि प्रोविजंस ऑफ AMT नॉट एप्लीकेबल टू दोज हु हैज ऑप्टेड फॉर सेक्शन 115 BAC और BAD। याद रखना वहां पर ये दो सेक्शंस का जिक्र नहीं हुआ। इन दोनों का जिक्र क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये दोनों एक्चुअल में, जल्दी बता दो, ये दोनों एक्चुअल में कंपनीज थी, और इस पे मैट के बारे में, इसमें मैट के चैप्टर में लिखा गया था, ठीक है। लीजिए, तो सर आई एम वेरी श्योर कि अब आपको टैक्स रेट्स सबको क्लियर हो गए हैं, ठीक है। तो ये टैक्स रेट का जो झमेला था, जो आपको बहुत सारे लोग प्रेशर करते थे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, सर कुछ भी नहीं हुआ। जैसे आप पहले पढ़ते थे वो अभी भी पढ़ रहे हो आप, और ये आपका एक्स्ट्रा सीरीज जो थी वो मैंने आपको कवर करा दी अमेंडमेंट क्लास 5 और 6 के अंदर, ठीक है जी। सो उम्मीद करता हूँ दिस इज ऑल डन नाउ, ठीक है। एक बार ही बस इसको आप ओवरव्यू करिए, ठीक है। आई एम वेरी श्योर आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो मुझे बताइएगा कैसी लगी क्लास। और नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी, दैट विल बी अमेंडमेंट क्लास नंबर 7, जिसमें हम डेफिनेटली और भी बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं अब ज़्यादा अमेंडमेंट रही नहीं है, मेजर अमेंडमेंट में साथ साथ कवर कर चुका हूं, ठीक है। जाते जाते मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देना चाहता हूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ठीक है। राइट, लिखो जरा। क्वेश्चन ये है मेरा कि एक डोमेस्टिक कंपनी है XYZ, ठीक है, और इसकी टोटल इनकम है लेट्स से 20 लाख। क्लियर है? आपको ये बताना है कि वेदर ये ऑप्ट करे 115 BAA या डू नॉट ऑप्ट,
ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं इसके अंदर कि एडिशनल डेप का बेनिफिट 4 लाख रुपया ऑलरेडी क्लेम्ड है। ठीक है ना, अगर बड़ा क्वेश्चन आना होगा तो ऐसे आ सकता है, ऑलरेडी क्लेम्ड है। 4 लाख का बेनिफिट ऑलरेडी क्लेम्ड है, इसका मतलब ये टोटल इनकम 20 लाख जो है वो आफ्टर एडिशनल डेप है बेटा, ऑफ ₹4 लाख। ठीक है ना, एंड आफ्टर हेडिंग सी डिडक्शन ऑफ 2 लाख। तो जो भी आपको टोटल इनकम दी है ना मैंने, वो ये 2 लेस करने के बाद दी है मैंने। अब अगर आप समझदार हो तो आपको समझ आ गई है मैं क्या कह रहा हूं। अगर तो ये ऑप्ट करेगी, अगर ये कंपनी इसको ऑप्ट करेगी तो नो डाउट इसका टैक्स रेट कितना हो जाएगा 22। इसको सरचार्ज इन एनी केस देना ही पड़ेगा और एचईसी देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन बस इतना बता दो कि ये सारा टैक्स कौन सी इनकम पे देगा, ये मतलब टोटल इनकम क्या 20 ही होगी या फिर ये डिडक्शन छोड़नी पड़ेंगी। और अगर छोड़नी पड़ेंगी तो क्या ये दोनों वापस ऐड बैक हो जाएंगी? यस। तो टोटल इनकम फिर कितनी हो जाएगी? 26 लाख। कैसे आया सर? अगर आप BAA में आ रहे हो तो एडिशनल डेप मिलेगी नहीं तो वापस ऐड करो, हेडिंग सी डिडक्शन मिलेगी नहीं वापस ऐड करो। तो आपको ये टैक्स कैलकुलेट करना है किस पर? 26 पे। लेकिन अगर आप डू नॉट ऑप्ट 115 BAA तो क्या टोटल इनकम फिर 20 ही रहेगी? यस। लेकिन उस सिचुएशन में आपका टैक्स रेट कितना हो जाएगा? 30%। सरचार्ज लगेगा या नहीं लगेगा वो आप चेक कर लेना। आपको मालूम है कि कम ऑन, मैं मान के चल रहा हूं इसकी टर्नओवर जो है, या हाँ चलो टर्नओवर जो है चलो अपने आप डिसाइड करो, मैं नहीं बताता। ठीक है, बस आप मुझे ये बता दो कि वेदर 115 BAA ऑप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बस ये बता दो। मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, बोलो करोगे अपने आप? चलो वेरी गुड। ठीक है, तो ये आपने क्वेश्चन ट्राई करना है। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास पूरी समझ आ गई है। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।